नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवाकर और आप देख रहे हैं डिस्कवर न्यू। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम बीएड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये वर्ष 2022 का जो बीएड का क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में जनरल नॉलेज के सेक्शन को कवर किया है। तो इस सेक्शन में हम क्या करेंगे, इस सेक्शन में हम हिंदी और इंग्लिश वाले को पार्ट जो है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मैंने प्रीवियस ईयर के 2015 से लेकर 21 तक के डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड आपको अपने यूट्यूब चैनल पे करवा दिए हैं। डिटेल्ड इन द सेंस कि आपको उसमें हर एक क्वेश्चन को मैंने इंडिविजुअली सॉल्व किया है, ना कि मैंने सीधा आंसर को आपको बताया कि ये आंसर इसका ये है। तो आज हम इस सेक्शन को कवर करने जा रहे हैं, हिंदी वाले सेक्शन को। तो हिंदी वाले सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 31 आप यहाँ पे देख सकते हो। 31 कह रहा है कि मूर्धन्य व्यंजन है, आपको बताना है कि मूर्धन्य व्यंजन में से कौन सा है। यदि आपने उच्चारण स्थान पढ़े होंगे तो ये उच्चारण स्थान से ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो उच्चारण स्थान का आपको थोड़ा सा आइडिया यदि दूं तो उच्चारण स्थान जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले आता है अ आ क वर्ग के वर्ण और ह तथा विसर्ग। ये कहाँ, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। वैसे ही नेक्स्ट है। अब देखो, मेन बात आती है कि आपको इसको याद पेपर के लिए किस तरह से रखना है। तो उच्चारण स्थान से हर साल कोई ना एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब मैं आपको आज बताऊंगा कि आपको इसको याद कैसे रखना है। ओके, तो जैसे कि इसका यहाँ पे आप देख सकते हो जो मूल सूत्र है, यहाँ पे आपको दिया है, यहाँ पे मूल सूत्र आपको याद रखने हैं। तो मूल सूत्र से ही आप पूरा का पूरा जितने भी उच्चारण स्थान है सभी को याद रख सकते हैं। जैसे कि पहला मूल सूत्र क्या है, मूल सूत्र आपको पढ़ के बताता हूं। जैसे कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठः इचु यशानाम तालु। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। इसमें देखो सबसे पहले आ रहा है, अ कु ह। अ का मतलब वर्ग में आ जाइए, यहाँ पे वर्ग वाले सेक्शन में आ जाइए। अ का मतलब हुआ ये अ और आ। ओके, ये स्टार्टिंग वाले आ। ये एक्चुअली पिक्चर है, तो इस पिक्चर के ऊपर मेरा पेन नहीं चलेगा, तो आपने कर्सर को फॉलो करना है, जहां जहां मैं कर्सर ले जा रहा हूं। तो ये पे अ और आ जो ये है, तो अकुह का मतलब क्या हुआ, अ और आ। कु का मतलब क वर्ग के जितने भी, जैसे कि क ख ग घ ङ। ठीक है, क ख ग घ, तो ये सारा का सारा कहाँ आएगा, क ख ग घ और अ आ। ठीक है, इसी के साथ साथ ही ह और विसर्ग, ये सारे के सारे कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। तो इसीलिए इसका शॉर्टकट फॉर्मूला क्या हो गया, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। कंठः का मतलब कंठ। उसी तरह से सेकंड वाला यदि आप देखोगे, ई छोटी ई बड़ी ई, चवर्ग लिखा है। चवर्ग का मतलब क्या हुआ, च छ ज झ। ठीक है, इस तरह से चवर्ग हो गया। तथा य तथा श। अब देखो ये कहाँ से बोले जाते हैं, तालु से। इसका क्या है, इसका मूल सूत्र क्या है, ईचू यशा नाम तालु। ईचू यशा नाम तालु। देखो ई से ई दोनों ई में, इस ई में ई छोटी ई और बड़ी कवर हो गई। ईचू यशा नाम, चू का मतलब चवर्ग। यहाँ से चौ से क्या रखना है आपने यार, चवर्ग। चवर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो यहाँ पे चौ में आ जाएंगे। यशा नाम, य और श कहाँ से बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं। ये सेकंड वाला हो गया। इसी तरह से री, स्टार्टिंग में री देखेंगे आप, री टवर्ग के वर्ण र तथा पेट कटा श। ठीक है, ये कहाँ से बोले जाते हैं, मूर्धा से बोले जाते हैं। अब इसका मूल सूत्र क्या है, री टू रषाणाम। री है ये स्टार्टिंग में, री टू रषाणाम मूर्धा। री का मतलब आप समझ गए, री, और टू का मतलब टवर्ग, र और पेट कटा श, ये कहाँ से बोले जाते हैं, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। इसी अब नेक्स्ट, लरी तवर्ग के वर्ण ल और स। लरी तवर्ग के वर्ण ल और स, ये कहाँ से बोले जाते हैं, दंत से बोले जाते हैं, दंत की सहायता से बोले जाते हैं। तो इसका मूल सूत्र हो जाएगा, लरी तू लसा नाम दंतः। लरी का मतलब लरी ल, तू का मतलब तवर्ग, लरी का मतलब लरी हो गया ना। ठीक है, लरी हम यूज करते हैं संस्कृत में, बेसिकली यूज करते हैं इसको हम। लरी तू का मतलब तवर्ग, ल और स, ये कहाँ से बोले जाते हैं, ये बोले जाते हैं दंत से बोले जाते हैं ये। ठीक है, अब नेक्स्ट का छोटा उ बड़ा उ, पवर्ग तथा पवर्ग के वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं, ओष्ठ बोले जाते हैं। अब इसका मूल सूत्र क्या है, उपुब्ध मानिया नाम ओष्ठः। उपुब्ध मानिया नाम ओष्ठः। अब देखो इसमें क्या आएगा, आपका उ से छोटा उ आ जाएगा, प से पवर्ग आ जाएंगे। ध्वनिया नाम मतलब कहाँ से ध्वनि निकलती है इसकी, ओष्ठ से ध्वनि निकलती है। ठीक है, अब इसके बाद
यण ण न म यसा नाम नासिका, ठीक है। जो अंतिम वर्ण होते हैं किसी के भी, जैसे कवर्ग के, टवर्ग के, चवर्ग के, तवर्ग के, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो अंतिम वर्ण होते हैं इनको किसकी वजह से बोला, किसकी सहायता से बोला जाता है? नासिका की सहायता से बोला जाता है। तो इसका मूल सूत्र क्या होगा? यण न म यसा, यण यण न म यसा लसा नाम नासिका, ठीक है। तो वैसे ही ए ऐ का किसकी सहायता से बोले जाते हैं? कंठ तालु की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। ए ऐ किसकी सहायता से बोले जाते हैं? कंठ तालु। इसमें आपको इन ए ऐ ओ औ व में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या याद रखने की जरूरत नहीं है? मूल सूत्र को याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि ए ऐ कंठ तालु से होता है, ओ औ कंठ ओष्ठ से होता है, व दंत ओष्ठ से होता है, ठीक है। ठीक है, ये नीचे वाले आप छोड़ सकते हो क्योंकि संस्कृत वाले, इसमें संस्कृत वाले भी इंक्लूडेड है, तो संस्कृत वाले हमने, हमारा यहाँ पे संस्कृत वाला हमने यूज नहीं करना है। तो अब बात आती है कि एक ही, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक ही फ्लो में कैसे पढ़ना है आपको और याद कैसे रखना है। जैसे कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, ईचु यशा नाम तालु, लृटु रसाणाम मूर्धा, लृतु लसानाम दंतः, उपउद्मानीय नाम ओष्ठः, यण नम यसा नाम नासिका। तो वैसे ही ए ऐ कंठ तालु, ओ औ कंठ ओष्ठ, व दंत ओष्ठ। तो यदि आप इस तरह से याद रखते हो तो जितने भी आपको उच्चारण स्थान से रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन आएंगे आप इजीली उनको टैकल पेपर में कर लोगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको ये याद रखना है। अब वापिस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अब बताना मुझे आपको कि ये मूर्धा, अब देखो मूर्धा कहाँ पे आ रहा था? मूर्धा कहाँ, मूर्धा की कौन से, लृटु रसाणा मूर्धा ये था, ठीक है। लृटु रसाणा मूर्धा मतलब री टवर्ग के वर्ण, ठीक है, र और पेट कटा श, ये कहाँ से बोले जाते हैं? मूर्धा से। तो यहाँ से सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 का, ठीक है। अब चलते हैं 32 की ओर। अब बोल रहा है कि 32 क्या बोलता है? परिमाणवाचक विशेषण क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए, परिमाणवाचक विशेषण से पहले आपको पता होना चाहिए कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण, ठीक है। एक तो ये पेन शायद मेरा आज प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जो ये विशेषण है ये कितने प्रकार के होते हैं। ये आपके 4 प्रकार के होते हैं विशेषण, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा गुणवाचक विशेषण, ठीक है। ये एक्चुअली प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, गुणवाचक। एक मिनट में थोड़ा इसको करेक्ट करके आता हूँ, एक मिनट वेट करना। ओके, तो जैसे मैंने आप यहाँ पे लिख लिया है कि विशेषण के कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? ऐसे विशेषण जो किसी के गुण को प्रकट करते हैं, ठीक है। गुण कैसा होता है? या कि जैसे कि वो सुंदर है, ठीक है, बहुत सुंदर है, या कि जैसे राम सुंदर है, ठीक है, ये क्या गुण है? राम बहुत अच्छा लड़का है, ये क्या उसके गुण है, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? संख्या, जिसमें संख्या का हमें बोध होता है, कोई संख्या आपको बताई जाती है, ठीक है, संख्या के बारे में बताया जाता है, ठीक है। जैसे अब उसके बाद आता है आपका परिमाणवाचक विशेषण। तो इसमें क्या होता है कि माप तोल या परिणाम का बोध होता है हमें, उसको परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। माप तोल या, जैसे कि 5 किलो आटा, 6 किलो चीनी, इस तरह से आपको क्या परिमाणवाचक विशेषण का यहाँ पे माप तोल के सेंस में और परिणाम के सेंस में कि वह प्रथम आया, इस तरह से आप इसका यूज करते हैं, ठीक है। सर्वनामिक विशेषण मतलब जो जैसे कि वह बहुत सुंदर है, वो तो संख्या के स्थान पे क्या किया हमने? यूज, सर्वनाम को यूज किया ना, जैसे नाम के बदले हमने वह को यूज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि क्वेश्चन क्या था। देखिए, अब परिमाणवाचक विशेषण क्या है यहाँ पे? तो छोटा तो गुण हो गया उसका, ठीक है, जैसे पापी भी गुण हो गया उसका, ठीक है, गुणवाचक विशेषण में आ गया। चौथा क्या आ गया? संख्यावाचक विशेषण आ गया। और 5 किलो क्या आ गया? 5 किलो आ गया आपका परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि माप तोल या परिणाम का जो बोध हमें कराता है वो कौन सा विशेषण होता है हमारा? वो हमारा विशेषण होता है परिमाणवाचक विशेषण होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं, एक मिनट, अब थोड़ी सी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। 33 क्या कह रहा है? देखिए, आपका अधिकरण की विभक्ति है, अधिकरण की विभक्ति है। अब देखो, अधिकरण, आपने यदि कारक पढ़े होंगे तो कारक में अधिकरण आपको आता है। मैं आपको एक और पिक्चर दिखाऊंगा, तो जो भी आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ आप नोट करते रह सकते हैं अपने साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आप देख सकते हो, देखो ये क्या है? ये हमारे पास कारक है, ठीक है। तो कर्ता, ये क्या कारक क्या क्या? कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान का के लिए आपादान से
अलग होने के तात्पर्य में हम यूज करते हैं इस से को, ठीक है। संबंध काके की नानी ने रारेरी, ठीक है। अधिकरण में पर, और संबोधन हे हरे, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए इस वाले में आपादान का जो से है, इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पे भी आपको ये वर्ड आपको सेंटेंस में यूज होते हुए दिखाई देंगे तो वहां से आपको आइडियल गाने की कौन सा कारक है। जैसे कि उदाहरण दिया है, मैं कोई उदाहरण लेता हूं, जैसे मैं उदाहरण लेता हूं जिसके द्वारा, ठीक है, जैसे कि राम को खाना अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे राम को खाना अच्छा लगता है, तो ये कौन सा कारक है भाई, राम को, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो कर्म कारक है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही पेड़ से पत्ते अलग होते हैं, पेड़ से पत्ते अलग होते हैं, देखो दो से यूज हो रहे हैं यहाँ पे, अभी से पे आप फोकस करना। एक तो कर्ण में है, यहाँ पे क्वेश्चन 3 वाले में कर्ण के पास भी से है और आपादान के पास भी से है, ठीक है। तो इस से यहाँ पे कौन सा से आएगा, तो देखिए आपादान वाले से में क्या लिखा है, अलग होना। तो जहाँ पे आपको जुदाई वाला से जुदाई वाला आपका सेंटेंस हो, जैसे कि पेड़ से पत्ते अलग होते, तो यहाँ पे जुदाई हो रही है पेड़ की पत्तों से, तो यहाँ पे आपादान वाला कारक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपादान वाला कारक हो जाएगा। तो उसी तरह से मे पेपर, जैसे कि मेज पर किताबें हैं, मेज पर किताबें हैं, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक। जैसे कि मे और पर इसके ऊपर यूज होता है कि मेज पर किताबें हैं। तो इस तरह से ये सारे कारक होते हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा एक जगह अच्छे से। अब इस नॉलेज के साथ साथ इसी नॉलेज का यूज करके हम क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अधिकरण, अब देखिए अधिकरण में आपको पिक्चर में दिखा देता हूं। अब अधिकरण जो था, अधिकरण में क्या क्या आता है, में और पर अधिकरण में आता है, ठीक है। अब आपको क्या पूछ रहा था कि अधिकरण कारक कौन सा है भाई, यहाँ पे अधिकरण कारक कौन सा है, ठीक है। तो अधिकरण कारक कौन सा होगा, में और पर था ना, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, पर, ऑप्शन डी में दिया है यहाँ पे पर, तो यहाँ पे पर हो जाएगा। आलस्य शब्द का विशेषण आपसे पूछा हुआ है, विशेषण क्या है आलस्य शब्द का, तो इसका सही विशेषण क्या हो जाएगा, आलस्य शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, आलसी इसका विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बाल का स्त्रीलिंग पूछा है आपका। अब देखिए यहाँ से आपसे क्या पूछता है, ये बाल का स्त्रीलिंग पूछता है। अब देखिए यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो, बाल का आप क्या लिख सकते हो, बाल का आप बालिका भी लिख सकते हो, ठीक है, पर बाल है वो बालक नहीं है। यदि बालक का होता तो बालिका होना था, बाल का क्या हो जाएगा, बाला हो जाएगा। यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं साधु, साधु का स्त्रीलिंग पूछा है यहाँ से आपसे कि साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो साधु का स्त्रीलिंग, करेक्ट स्त्रीलिंग क्या होगा, साध्वी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो स्त्रीलिंग वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ एक मैं आपको स्त्रीलिंग वाले, पुलिंग स्त्रीलिंग वाले जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि नाई, ठीक है, नाई, नाई का क्या होता है, नाई का होता है नाइन, ना इन। एक्चुअली मेरा पेन आज ना प्रॉपर वर्क कर नहीं रहा है, तो मुझे इसको इसके बाद में अच्छे से चेक करूंगा, इसको तो प्रॉपरली चल नहीं पा रहा है, तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ और ओरली बता देता हूँ। जैसे कि नाई का होता है नाइन, ठीक है। विधुर, विधुर का क्या होता है, विधवा, ठीक है। उसी तरह से राजपूत का राजपूतनी, राजपूतनी होता है, ठीक है। उसी तरह के सुत का होता है सुता, ठीक है। सुत का मतलब, सुत कैसे लिखेंगे हम, 100 में छोटा की मात्रा होगी, सुत का क्या हो जाएगा, सुता हो जाएगा। उसी तरह से भाई का क्या हो जाएगा, सॉरी भाई का तो बहन हो जाएगा, और भैया का क्या होगा, भैया का भाभी हो जाएगा। भेड़, भेड़ का क्या हो जाएगा, भेड़ा, ठीक है। भेड़ का क्या हो जाएगा, भेड़ा, ठीक है। थोड़ा देख लीजिएगा प्रॉपरली ना, वर्क नहीं कर रहा है ये मेरा पेन आज। तो भेड़ का क्या हो जाएगा, भेड़ा हो जाएगा। तो धीमान का क्या हो जाएगा, धीमती, ठीक है। चंचल का क्या हो जाएगा, चंचला। झंडा का क्या हो जाएगा, झंडी। तो ये कुछ एक मतलब इंपॉर्टेंट से जो मैंने पुलिस स्त्रीलिंग आपको बताए। तो इसके बाद बात करते हैं 37 की बात करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए, सकर्मक क्रिया का आपको चयन करना है। अब देखिए सकर्मक और अकर्मक दो तरह के आपके पास ये होते हैं, ठीक है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक का इसमें पता कैसे हमें करना है, हमें पता कैसे करना है सकर्मक और अकर्मक का, ठीक है। तो सकर्मक क्या है, सकर्मक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई कार्य आपको करना पड़ता है। जैसे कि दो शब्द है, देखो यहाँ पे ए ऑप्शन को यदि आप ध्यान से देखोगे तो दो शब्द है, एक है छूटना, ठीक है, दूसरा शब्द होता है छुड़ाना। अब देखिए यदि मैं छूटना की बात करूं तो छूट क्या सकता है, कोई इंसान क्या कर सकता है, खुद से छूट सकता है कहीं से, जैसे कि कहीं कमरे में बंद है तो खुद से छूट गया मान लो, तो ठीक है, छूट गया। तो एक होता है छुड़ाना, तो छुड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कार्य करना पड़ेगा छुड़ाने के लिए,
ठीक है। तो ये अगर छुड़ाना होता, छुड़ाना, तो उसके लिए क्या करना पड़ता, छुड़ाने के लिए कार्य करना पड़ता, छुड़ाने के लिए, तो वो सकर्मक होता। तो ये छूटना क्या है, क्योंकि ये खुद हो सकती है, ये खुद से ये चीज़ हो सकती है छूटना, तो ये अकर्मक होगा। लेटना, वैसे ही दो शब्द होते हैं, लेटना और लेटाना। तो कोई जैसे आप लेट क्या कर सकते हो, लेट सकते हो, बिल्कुल खुद से लेट सकते हो आप, ठीक है। पर यदि यहाँ पे लेटाना होता तो लेटाने के लिए क्या करना पड़ता, आपको कार्य करना पड़ता, आपको कर्म करना पड़ता। आप कर्ता होते और आपको कर्म करना पड़ता, ठीक है। तो आपको लेटाना पड़ता किसी को। तो उसी तरह से एक पिघलना होता है, पिघलना, ठीक है, पिघलना, ठीक है। पिघलना क्या, कोई चीज़ खुद ब खुद पिघल सकती है, ठीक है। और दूसरा शब्द होता है पिघलाना। पिघलाना क्या, पिघलाने के लिए क्या करना पड़ता, आपको पिघलानी पड़ती हो, आपको कर्म करना पड़ता। तो वैसे ही ये तीनों के तीनों क्या है, अकर्मक है। यहाँ पे ये तीनों क्यों, ये अकर्मक क्यों है, क्योंकि ये एक्टिविटी खुद ही हो सकती है, खुद ब खुद हो सकती है ये एक्टिविटी खुद से। आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यदि मैं ऑप्शन सी की बात करूँ, ऑप्शन सी की बात करूँ, तो ये लिखता है यहाँ पे तड़पाना। अब देखो, तड़पाना कब होगा, तभी तभी कोई तड़पेगा ना, कोई इंसान, जब आप उसको तड़पाओगे। तो तड़पाना क्या है, तड़पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कर्म करना पड़ेगा। तड़पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कर्म करना पड़ेगा। यदि यहाँ पे तड़पना होता, सिर्फ तड़पना, तो तड़पना क्या होता, तो खुद से तड़प सकता है, ठीक है। पर यहाँ पे तड़पाना है, ठीक है। तड़पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। तो इसीलिए भी ये क्या है, तड़पाना शब्द क्या है, ये सकर्मक है। यहाँ पे क्या है, ये सकर्मक है। आइए थोड़ा सा आपको आइडिया मिला होगा ये सकर्मक क्या होते हैं और अकर्मक क्या होते हैं। तो इसके बाद क्या बोलते हैं, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता, तो उन शब्दों को क्या कहते हैं भाई, हम उन शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। अब देखिए फिर से यहाँ पे आ गया, तालव्य व्यंजन है। अब आपको बताना है कि इन व्यंजनों में ऐसे कौन से व्यंजन हैं जो तालु की सहायता से आपको बोले जाते हैं। अब मैं आपका ध्यान में फिर से ले जाना चाहूंगा, कहाँ पे, इसी पे, उच्चारण स्थान पे। तो देखो तालु का क्या शॉर्टकट था, तालु का मूल सूत्र क्या था, ईचु यशा नाम तालु, ईचु यशा नाम तालु। तो ई, छोटी ई बड़ी, चवर्ग और य तथा श, ये काय से बोले जाते हैं, तालु से। अब मैं वापस क्वेश्चन पे आता हूँ, ईचु यशा नाम तालु था ना, ई चवर्ग। तो देखो सीधे सीधे चवर्ग दिख गया हमारे को, च छ ज झ दिख गया यहाँ पे सीधे सीधे, च छ ज झ, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि अंतिम वर्ण जो बोले जाते हैं सभी वर्गों के, वो कहाँ से बोले जाते हैं, नासिका से बोले जाते हैं, ठीक है। तो 39 का सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, सी, इसका सही सीधा आंसर हमारा हो जाएगा। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की यदि बात करूं तो क्या कह रहा है ये, निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है। आपको क्या किया है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, आपको तत्सम शब्द बताना है। तत्सम क्या होते हैं, तत् का मतलब होते हैं वैसे, मतलब तत्सम का मतलब होता है ज्यों के त्यों। सो संस्कृत के ऐसे वर्ण जो ज्यों के त्यों हिंदी में यूज किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, तत्सम। तद्भव क्या होते हैं, तद्भव होते हैं कि थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ जो हिंदी में यूज किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चा दिया है आपके पास, काज दिया है, चूर्ण दिया है और जन्म दिया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चूर्ण इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, ठीक है। तो यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या तो आपको क्या कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। अब 41 क्वेश्चन की बात करते हैं, हास्यास्पद का संधि विच्छेद क्या होगा, हास्यास्पद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये क्या होगा भाई, हास्य जमा आस्पद, इसका सही उत्तर क्या होगा, हास्य जमा आस्पद, हास्यास्पद। 41 का क्या उत्तर हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ये कौन सी संधि है भाई, ये क्या कौन सी संधि है, ये स्वर संधि है, ठीक है। दीर्घ संधि है ये, औ जमा औ, यहाँ पे क्या हो रहा है, आ हो रहा है, हास्यास्पद, ठीक है। अब बात करते हैं, अब फिर क्या बोलता है ये, सुधांशु, सुधा जमा अंशु इज इक्वल टू सुधांशु का उदाहरण क्या होगा। ये किसका उदाहरण है भाई, सुधांशु किसका उदाहरण है। अब देखो, यदि आप कौन सी संधि है, मतलब ये पूछ रहा है कि ये कौन सी संधि है। तो यदि आप देखते हो सुधा में लास्ट में क्या है, आ है, सुधा में लास्ट में क्या है, आ है, ठीक है। आ जमा, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद अंशु में क्या है भाई, फर्स्ट वर्ण अ है, ठीक है, अ है। तो आ और अ मिलके क्या बना रहा है, सुधांशु, बड़ा आ मिलके बना रहा है, ठीक है, बड़ा आ। तो अ जमा अ बड़ा कब होता है, जब दीर्घ संधि होती है, ये तो आपको पता ही होगा, दीर्घ संधि होती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं 43 की, मिलावट में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा। दो चीजें होती हैं, देखो, एक प्रत्यय होता है, एक उपसर्ग होता है। उप का मतलब देखो आपको पता ही हो, पहले यूज होता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। प्रत्यय क्या होता है, जो लास्ट में यूज होता है। तो अब देखो मिलावट, अब आपको इस तरह से हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि इस तरह से हमें शब्द को तोड़ना है, जो भी ये शब्द है इस तरह से हमें इसको तोड़ना है कि इसका दोनों जो टूटने के बाद जो मीनिंग बने वो दोनों मीनिंगफुल हो, मतलब जो
तोड़ने के बाद जो पहला मिले, एक्चुअली आपको जो पहला मिले वो मतलब उसका कुछ अर्थ निकले, जैसे कि मिलावट, मिल जमा, ठीक है, मिल जमा आवट, मिलावट, ठीक है, मिल जमा आवट, तो जो मिल है, मिल, ठीक है, मिल का कोई मतलब होता है, मिलना टाइप का, मिल का कुछ मतलब होता है, मतलब कुछ ना कुछ मतलब होता है इसका। तो मिल जमा आवट क्या हो जाएगा, इसका प्रत्यय हो जाएगा। तो 43 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 43 का सही उत्तर बी हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, किस बात का ध्यान यहाँ पे रखना है आपको इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब आप शब्द को तोड़ो प्रत्यय देखने के लिए, तो इस तरह से जो फर्स्ट में आप जो शब्द तोड़ के बनाओगे उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। अब 44 की बात करते हैं। इक प्रत्यय बनाकर बनाया गया शब्द क्या होगा, इक प्रत्यय, ठीक है। तो इक प्रत्यय में इनमें से कहाँ लगा, पहला है तत्व, दूसरा है दैनिक, सींक और प्रत्येक। सींक में यदि आप देखोगे तो बड़ी की मात्रा है, देखो वो छोटी इक पूछ रहा है, इक, तो इक का आपको सीधा सीधा पता चल रहा है दैनिक, ठीक है। दिन जमा इक, दैनिक, ऐसे टूटेगा ये, दिन जमा इक, तो इसमें फर्स्ट का भी मतलब बन गया और दूसरे का भी मतलब आपको बन गया। अब 45 की बात करते हैं। दुबला शब्द में है, दुबला शब्द में क्या है भाई, आपसे पूछ रहा है कि दुब उपसर्ग क्या है, यहाँ पे उपसर्ग क्या है। अब मैंने क्या कहा था आपको कि इस तरह से शब्द को तोड़ना है कि मीनिंग बने। प्रत्यय में क्या पहले शब्द का मीनिंग बनना चाहिए, और उपसर्ग में क्या बनना चाहिए, लास्ट वाले शब्द का मीनिंग कुछ ना कुछ बनना चाहिए। तो अब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, 45 का सही उत्तर यदि आप देखें तो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा उपशब्द, कौन से उपसर्ग का यूज किया है, दू उपसर्ग का यूज किया है, जमा बला। बला भी कुछ ना कुछ वर्ड है ना, कुछ हिंदी का कुछ वर्ड है बला, ठीक है, कोई वर्ड है बला, ठीक है। तो यदि यहाँ पे दुर्बल होता तब आपका बनना था दुर जमा बल, तो यहाँ पे सी तब होना था। अभी क्या होगा, यहाँ पे बी होगा, दू जमा बला। अच्छा, इसके बाद तो आपको देखिए 46 से लेकर 50 तक क्या है, ये आपको पढ़ के बताना है, इस पैराग्राफ से आंसर को छांट करके निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सीधा आपको आंसर बता रहा हूँ। 46 का क्या आंसर हो जाएगा, 46 का आपका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कैसे आंसर उसको बता रहा हूँ, देखो मैं आपको कहाँ से आंसर बता रहा हूँ, मैं आपको ऑफिशियल आंसर की से बता रहा हूँ। अब आप बोलोगे कि ऑफिशियल आंसर की तो आती नहीं है, तो फिर से वही बात कि मैंने आरटीआई के थ्रू ये मंगवाई है। तो जब भी आपका एग्जाम होगा आप भी आरटीआई फाइल कर सकते हो और आंसर की मंगवा सकते हो, और देख सकते हो कि आंसर की में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। गड़बड़ इन द सेंस कि कई बार होता है कि कुछ क्वेश्चन के आंसर की में गलत दिए होते हैं, तो एचपीयू क्या करता है कि अपनी ऑफिशियल आंसर की रिलीज नहीं करता, जिस वजह से आपको करेक्शन का टाइम नहीं मिलता है ऑप्शन आंसर की में। तो जो आंसर वो एक बार फाइनल कर लेंगे तो उसी बेसिस पे क्या करते हैं, वो आपके सारे पेपर्स चेक करते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपका पेपर होता है आप आरटीआई के थ्रू आंसर की मंगा सकते हो और देख सकते हो कि जो आंसर वहाँ पे दिए हैं वो क्या वो सही भी है। और इससे आप क्या कर सकते हो, अपने क्वेश्चन पेपर को भी अच्छे से इवेलुएट कर सकते हो। यदि आप टिक मार के घर आते हो क्वेश्चन में कि मैंने ये क्वेश्चन किया, तो आप एग्जैक्ट देख सकते हो कि आपके एग्जैक्टली कितने नंबर बन रहे हैं। तो मैंने वहाँ से ये किया है। तो ये जो ऑफिशियल आंसर की है ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दी है, तो आप वहाँ पे जा करके उसको देख सकते हो। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब 47 की यदि मैं बात करूँ तो 47 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 47 का ऑप्शन सी, 48 का सिमिलरली ऑप्शन सी इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। 49 का यदि मैं बात करूँ तो 49 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 49 का ए है भाई, ठीक है, 49 का सही ऑप्शन ए है। और यदि मैं क्वेश्चन नंबर 50 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 50 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो क्योंकि ये आप खुद से कर सकते हो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ये करवाया नहीं। तो अब हम क्या करेंगे आगे, इंग्लिश वाले सेक्शन को आगे सॉल्व करेंगे। तो यदि इंग्लिश वाले सेक्शन की हम बात करें तो इंग्लिश वाले सेक्शन में आप क्या देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, क्या कर रहा है वो बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन टू यू। आपको क्या पहचानना है कि कौन सा वर्ड जो है रॉन्गली स्पेल्ड है, ठीक है, आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स इसमें निकालनी है। तो जो 51 है ना, 51 का क्या सही उत्तर हो जाएगा, रेलेवेंट की स्पेलिंग क्या होती है, आपको पता होगा कि क्या होगी रेलेवेंट की स्पेलिंग। यहाँ पे क्या गलत उत्तर होगा, रेलेवेंट होगा भाई। यहाँ पे ऑप्शन बी क्या मिल गया आपको, गलत मिल गया। तो इसी तरह से 52 भी सिमिलर सा क्वेश्चन है, इसमें भी आपने क्या करना है, स्पेलिंग मिस्टेक्स निकालनी है। तो 52 का क्या सही उत्तर हो जाएगा, 52 का ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग्स क्या होगी भाई, करेक्ट स्पेलिंग्स की बात रेलेवेंट की होगी RELEVANT, VENT यहाँ पे आप दिया है, तो ठीक है, यहाँ पे ई नहीं आएगा भाई। तो यहाँ पे ई की जगह क्या आएगा,
ई की जगह यहाँ पे ए आएगा रेलिवेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिस्टेक है, और ये वेन डेटा नहीं होता, ठीक है, वन डेटा नहीं होता, ये वेन डेटा होता है, ठीक है, VEN होता है, VAN लिखा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे VENDETTA होता है वेन डेटा। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है प्रतिशोध, ठीक है, प्रतिशोध इसका मतलब होता है। तो 52 तक हमने देखा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। 53 क्या बोल रहा है कि राइट द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्या करना है कि एक वर्ड, वन वर्ड में क्या करना है, पूरे के पूरे सेंटेंस को एक वर्ड से रिप्लेस करना है। तो अब बात करते हैं कि ए मैन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं भाई? क्वेश्चन नंबर 53 है ये आपके पास। क्वेश्चन नंबर 53 का क्या हो जाएगा? ए मैन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी, इसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रावेजेंट कहते हैं हम। क्या कहते हैं उसे? हम एक्स्ट्रावेजेंट कहते हैं। तो ये 54 की यदि हम बात करें, दैट व्हाट वर्ड from the following given words would you use to represent a doctor who specializes in disease of the nose, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 54 का क्या क्या बोलते हैं हम उसको? इसका सही उत्तर हो जाएगा रीनोलॉजिस्ट। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब वैसे ही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। इन अ पॉलिटिकली एनलाइटेंड कम्युनिटी neither the kings nor the gods have anything to say. The word in the बोल्ड इज एग्जैक्टली ऑपोजिट इन द मीनिंग टू, ठीक है। अब आपको क्या बताना है? सिनोनिम, एंटोनियम बताना है भाई इसका, ठीक है, एंटोनियम बताना है। एनलाइटेंड का एंटोनियम आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा अनएजुकेटेड। इसका क्या हो जाएगा? ओ सॉरी, इसको मैं प्रॉपर ठीक कर लेता हूँ, एक मिनट, हमारी स्क्रीन थोड़ी सी हिल गई है। ओके ओके, आई थिंक नाउ इट्स करेक्ट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अब वैसे ही बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ड ऑफ द फ्रेज ही टुक द डिसीजन ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, ठीक है, कि अपने अकॉर्डिंग से वो क्या करती है, वो करता है, डिसीजन लेता है वो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 56 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? एट हिज डिजायर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑफ हिज ओन कोड का क्या रिप्लेस कर सकते हो आप इसको? क्या डिपिक्ट करता है ये कि एट हिज डिज़ायर, अपनी इच्छा के अनुसार क्या करता है, वो डिसीजन लेता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। द वर्कर्स आर हेल बेंट एट गेटिंग व्हाट इज ड्यू टू देम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, द वर्कर्स, ओके वेट अ मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 57 है। इसमें आपको क्या करना है कि इंप्रूवमेंट बतानी है सेंटेंस में, क्या इसमें इंप्रूवमेंट हो सकती है। द वर्कर्स आर हेल बेंट टू एट गेटिंग व्हाट इज ड्यू टू देम, इसका सही करेक्शन क्या हो जाएगी? ऑप्शन सी इसका सही करेक्शन हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन सी क्या कहता है? हेल बेंट अपॉन गेटिंग देम, ठीक है। हेल बेंट इज ड्यू टू देम नहीं, अपॉन गेटिंग देम आएगा, ठीक है, अपॉन गेटिंग, ठीक है, हेल बेंट अपॉन गेटिंग। उसी तरह से 58 क्वेश्चन की यदि हम बात करें, तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो आपको क्या करना है? इसमें फिल इन द ब्लैंक्स को, ब्लैंक को फिल करना है, ठीक है। द माइजर गेज्ड डैश एट द पाइल ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन फ्रंट ऑफ हिम। अब आपको क्या करना है? आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो इसमें क्या फिल इन द ब्लैंक्स में होगा? एविडली, एविडली, ये ए ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट उत्तर होगा। उसी तरह से यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 59 की, सिलेक्ट द पेयर विच हैज़ द सेम रिलेशनशिप, ठीक है, ठीक है, कि जिसका सेम रिलेशनशिप होगा। तो ये तो ग्रेन का जिस तरह से ग्रेन का सॉल्ट के साथ रिलेशनशिप है, तब आपको बताना है कि उसी तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सिमिलर रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये 59 है। 59 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? उसी तरह से किसका? चिप टू द ग्लास, ठीक है। जिस तरह से ग्रेन इज टू द सॉल्ट, सिमिलरली चिप इज टू ग्लास। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। सिलेक्ट द पेयर हैज द सेम रिलेशन। इसमें सिमिलर सा क्वेश्चन है, आपको सेम रिलेशनशिप बताना है। एज लाइट इज टू ब्लाइंड, ठीक है, एज लाइट इज रिलेटेड टू ब्लाइंड, तो स्पीच इज रिलेटेड टू डम, ठीक है। ये तो आपको सीधे समझ भी आता है, स्पीच इज रिलेटेड टू डम, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ, क्या करना है? फिल ब्लैंक को फिल करना है, ठीक है। अवर सर टीचर टीचेज मैथमेटिक्स डैश इंग्लिश, ठीक है। अब 61 जो आपका क्वेश्चन है, 61 का क्या सही उत्तर हो जाएगा? बिसाइड, बिसाइड इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भाई हमारी जो टीचर है
आवर सर टीचेस मैथमेटिक्स बिसाइड इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 62, प्लीज कम डैश द बाथरूम। 62 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कम आउट ऑफ बाथरूम, प्लीज कम आउट ऑफ बाथरूम। ठीक है, अब उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 63 की यदि मैं बात करूं, फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ अंडरलाइंड वर्ड। फॉरमोस्ट, फॉरमोस्ट क्या निकालना है आपको? एंटोनियम बताना है कि एंटोनियम क्या होता है, इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा। तो 63 की यदि मैं बात करूं तो 63 का क्या होगा? अनइम्पॉर्टेंट। तो फॉरमोस्ट का क्या एंटोनियम होगा? अनइम्पॉर्टेंट, इसका एंटोनियम होगा। अब मैं बात करता हूँ 64 की, ही डैश फॉर यू ऑल डे, ही इज स्टिल वेटिंग नाउ, चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 64 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ही हैज वेटेड फॉर यू ऑल डे, ही इज स्टिल वेटिंग नाउ। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 65 की यदि हम बात करें, द ग्रेप्स आर नाउ डैश इनफ टू बी पिक्ड। ठीक है, तो 65 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि अंगूर पक चुके हैं। ठीक है, अंगूर पक चुके हैं कि आप उनको क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसके बाद सिमिलरली क्या है, इसमें भी एक पैराग्राफ आपको आता है इंग्लिश वाले सेक्शन में। तो आपको क्या करना है? इस पैराग्राफ को पढ़ना है और इस पैराग्राफ के बेसिस पे आपको क्या करना है? उत्तर अपने देने हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको डायरेक्टली आंसर यहाँ पे इसके प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि ये सभी मुझे लगता है कि इसको इजीली सभी पढ़ के इसके जवाब दे सकते हैं। आप अपने आंसर्स को क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि आप एक बार खुद से पढ़िए इसको और आंसर देखिए कि आपके आंसर्स क्या निकलते हैं। तो 66 का सही उत्तर क्या है? 66 का सही उत्तर है सी। उसी तरह से 67 का भी क्या है सही उत्तर? 67 का भी सही उत्तर है सी। 68 का सही उत्तर क्या है? ए। सिमिलरली 69 का भी सही उत्तर क्या है? ए। और 70 का सही उत्तर क्या है? 70 का सही उत्तर है डी। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? इजीली पहले इसको अच्छे से पढ़िए, इस पूरे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद इसके अकॉर्डिंगली क्या करिए? आंसर को सिलेक्ट कीजिए। तो इससे आपकी क्या हो जाएगी? एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आप अपने आंसर को क्रॉस चेक यहाँ पे कर भी सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या किया? आज की इस वीडियो में हमने हिंदी का कुछ पोर्शन किया और इंग्लिश वाला पोर्शन हमने किया। तो आपको ध्यान क्या रखना है? आपको अपने जो टॉपिक्स हैं वो नोट करते जाने हैं। जैसे कि हमने पढ़ा संधि, हमने देखी कि संधि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्रत्यय और उपसर्ग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, विशेषण एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसी तरह से कारक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उच्चारण स्थान एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको नोट करते जाने अपने साथ साथ। ठीक है, वैसे इंग्लिश में आपने देखा कि क्या है? सिनोनियम और एंटोनियम आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनको आपने नोट डाउन करना है। तो इनसे रिलेटेड क्या कर सकते हो? आप वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, और आपको बेहतर तरीके से दी जानना है तो यूट्यूब पे डायरेक्ट जाके आप वीडियो देख सकते हो। नहीं तो आप प्रीवियस ईयर में इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पर जा सकते हो, क्वेश्चन पेपर को देख सकते हो और देख सकते हो कि कौन कौन से किस तरह से वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछ रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने हिंदी और इंग्लिश वाले सेक्शन को कवर कर दिया है। जो इससे नेक्स्ट वाली वीडियो होगी, इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इसी YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इसको शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी अपने जो बीएड की स्टडीज़ हैं, बीएड की जो एंट्रेंस की तैयारियां कर रहे हैं उसमें उनकी भी हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच।